वू झेंगकोंग ने अपना बायां हाथ उठाया और उसे टैंग वुलिन के पेट पर रखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने लगे। 10 सेकंड तक अपनी पूरी ताकत लगाकर वू झेंगकोंग के हाथ को सहन करने के बाद टैंग वुलिन को आखिरकार महसूस हुआ कि उसकी अपार शक्ति कम होने लगी है। ग्वांग लॉन्ग के साथ लड़ाई में इस्तेमाल की गई उसकी आत्मिक शक्ति अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। यदि वो यूं ही बेपरवाही से अपनी शक्ति का उपयोग करता रहता तो वो फिर से बेहोश हो जाता। ये सोचते हुए उसने होश में बने रहने के लिए अपनी सुनहरी शल्कों को गायब होने की इच्छा की, ताकि वो जागा रह सके और अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुन सके। वो झेंगकोंग ने अपनी पकड़ छोड़ी तो कमजोरी के कारण टैंग वुलिन का शरीर हल्का सा डगमगा गया। शिए शिए तुरंत आगे बढ़ा, उसे पकड़कर वो झेंगकोंग के रहने वाले कमरे में रखे सोफे पर बैठा दिया। अजीब है, वो झेंगकोंग ने अपनी भौहें दबाईं। उनकी नजरें दिखा रही थी कि वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। शिए शिए और टैंग वुलिन सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ देर बाद वो झेंगकोंग बुदबुदाए, ये जुड़ा हुआ द्विआत्मिक आत्मा यानी ट्विन मार्शल सोल नहीं लगता। अगर ये ट्विन मार्शल सोल होता तो इसके सक्रिय होने के समय मुझे दूसरी मार्शल सोल का भी एहसास होता। ये तुम्हारी मार्शल सोल की कोई उन्नति भी नहीं लगती। उस शक्ति का विस्फोट तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास से संबंधित नहीं था, ना ही ये किसी फ्यूजन स्किल जैसा है। अगर ऐसा होता तो कुछ परिवर्तन शिए शिए पर भी दिखाई देते। ऐसी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल अस्तित्व में नहीं है जो सिर्फ एक व्यक्ति पर दिखाई दे। वो झेंगकोंग ने और भी जांच पड़ताल की, लेकिन ये अनडिनायबल तथ्य था कि वो शक्ति वास्तव में टैंग वुलिन में प्रकट हुई थी। शिक्षक, ये मेरी सुनहरी शल्कें? टैंग वुलिन अपने प्रश्न को रोक नहीं पाया। वो झेंगकोंग ने उसकी ओर देखा। बहुत अजीब, लगता है कि ये शक्ति तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा रही है, कम से कम 3 गुना। यही कारण है कि तुम्हारी सोल पावर इतनी जल्दी खत्म हो गई। तुम अभी इन सुनहरी शल्कों को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हारी सोल पावर में परिवर्तन का एहसास हुआ, लेकिन मैं सुनिश्चित हूं कि इन सुनहरी शल्कों का सोल पावर से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि तुम्हारी सोल पावर घटी है, लेकिन ये शक्ति उसका मुख्य कारण नहीं थी, बल्कि ये शक्ति प्रकट होने के बाद सोल पावर घटनी शुरू हुई। ये सब थोड़ा जटिल है। सरल भाषा में कहें तो इन सुनहरी शल्कों को एक प्रकार का स्पिरिट टूल मान लो। ये तुम्हारी सोल पावर को कम कर सकती हैं, लेकिन इनका प्रकट होना सोल पावर के कारण नहीं है। मेरे लिए भी ये पहली बार है, इसलिए अभी ये कहना कठिन है कि ये अच्छा है या बुरा, लेकिन तुम्हारे लिए ये फायदा ही है। इतनी विस्फोटक शक्ति का होना, तुम्हें इसे नियंत्रित करने का तरीका ढूंढना होगा। मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी, ये सुनहरी शल्कें भी बदलती जाएंगी। मैं समझ गया, टैंग वुलिन ने उत्तर दिया, लेकिन उसके मन में निराशा थी। वो झेंगकोन अकेडमी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और वे भी इस परिवर्तन का कारण नहीं जानते थे। ऐसे में वो और किससे पूछ सकता था? शिएशिया ने निराश होकर कहा, तो ये फ्यूजन स्किल नहीं है, लेकिन मेरे बिना वो इतनी शक्ति दिखा ही नहीं सकता था। वो झेंगकोंग ने सिर हिलाया, ये मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं है, ये शक्ति तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर जैसी किसी चीज के समान है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर ने उसके अंदर किसी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे ये सुनहरी शल्कें प्रकट हुई। अगर एक दिन उसने इस शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया, तो वो तुम्हारी मदद के बिना भी इसे सक्रिय कर सकेगा। ये शक्ति विशेष है। अगर ये एक मार्शल सोल है, तो ये उन सबसे उच्च श्रेणी की मार्शल सोल्स में से होगी जिन्हें मैंने देखा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल रिंग है, लेकिन इन सुनहरी शल्कों की उपस्थिति ने मुझे दमनकारी शक्ति का एहसास कराया। ऐसी दमनकारी शक्ति सिर्फ अत्यंत शक्तिशाली मार्शल सोल्स में होती है। हाँ, मुझे भी वही महसूस हुआ। शिएशिया ने जल्दी से कहा। तो फिर शिक्षक, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो झेंगकोंग ने उत्तर दिया। पहली बात, तुम्हें मेहनत से अभ्यास करके अपनी सोल पावर बढ़ानी होगी। जैसे जैसे सोल पावर बढ़ेगी, ये शक्ति नियंत्रित करना आसान होगा। दूसरी बात, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़नी चाहिए। इससे नियंत्रण में मदद मिलेगी। और हाँ, इस शक्ति को बार बार अनुभव करना भी जरूरी है। इसमें शिएशिए तुम्हारी मदद कर सकता है। जितना अधिक तुम्हारा शरीर इस शक्ति को महसूस करेगा, उतनी अच्छी तरह तुम इसे नियंत्रित कर पाओगे। मुझे भी इस पर और विचार करना होगा। जी। टैंग वुलिन निराश था कि उसे स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, लेकिन सुनहरी शल्कों का फिर से प्रकट होना उसके लिए आशा की किरण थी। यहाँ तक कि शिक्षक वू झेंगकोंग ने भी स्वीकार किया था कि ये शक्ति बहुत उच्च स्तर की है। इसका मतलब ये था कि यदि वो इसे नियंत्रित करना सीख लिया, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी।
जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया। यद्यपि पहली कक्षा की कक्षा 5 और कक्षा 4 के बीच लड़ाई एक दिन पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि ये निचली कक्षाओं की प्रतियोगिता थी, इसलिए अकेडमी में कोई विशेष हलचल नहीं हुई। हालांकि कुछ लोग इस मैच पर ध्यान दे रहे थे, जैसे कि पहली कक्षा की कक्षा 3, जिन्हें दोपहर में कक्षा 5 से मुकाबला करना था। पहली कक्षा की कक्षा 3 की शिक्षिका ये यांगिरो ने उम्र में काफी युवा थीं। वो झेंगकोंग से कुछ साल छोटी और अकेडमी की नई शिक्षिका थीं। वो अपनी सुंदरता और पढ़ाने में मेहनत की वजह से काफी लोकप्रिय थीं। उन्हें याद था जब उन्होंने पहली बार वो झेंगकोंग को देखा था, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये बर्फ जैसा ठंडा लेकिन आकर्षक व्यक्ति न सिर्फ उन्नत अकेडमी की लड़कियों को बल्कि उन्हें भी आकर्षित करता था। कहा जाता था कि वे 5 रिंग वाले सोल किंग थे। उनकी उम्र में ये आश्चर्यजनक था, और उससे भी ज्यादा ये कि वे पहले इस अकेडमी के ही छात्र रह चुके थे। ये यांगेरोन की नज़र में वू झांगकोंग लगभग परिपूर्ण थे, सिवाय उनकी ठंडी प्रवृत्ति के। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अभी तक अविवाहित थे, उनकी कोई प्रेमिका नहीं थी। शायद उनकी उम्मीदें बहुत ऊंची थी। वू झांगकोंग सच में आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग की उपाधि के योग्य थे। उन्होंने कक्षा 5 जैसे अंतिम वर्ग को भी इतना शक्तिशाली बना दिया था। ये यांगेरोन ने अपने छात्रों के साथ पिछले दिन का मैच देखा था। जब शिए शिए और गो युए ने 100 साला सोल रिंग प्रकट किए तो वे चौंक गई थी। 100 साला सोल रिंग? ऐसे छात्र अंतिम वर्ग में कैसे हो सकते थे? उनकी कक्षा 3 में तो एक भी 100 साला सोल रिंग नहीं था। फिर भी ये प्रतियोगिता चलनी ही थी। वो चाहती थी कि उनकी कक्षा अच्छा प्रदर्शन करे, शायद इससे वो झांगकोंग पर अच्छा प्रभाव पड़े। दोपहर की कक्षा खत्म होने के बाद प्रतियोगिता उसी मैदान में होनी थी जहां पहला मैच हुआ था। ये प्रतियोगिता का दूसरा दिन था और पहले की तरह दर्शक बहुत कम थे। ये यांगेरोन पहले ही मैदान में पहुंच गई थी। कक्षा 3 की टीम अनुशासन के साथ खड़ी थी। सामने एक नाजुक से चेहरे वाला लड़का खड़ा था। अजीब बात यह थी कि तीनों प्रतिभागी बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अगर वे उन्हें पहले से ना जानती तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। वू झांगखांग पहली कक्षा की क्लास 5 को लेकर आए। उनके पीछे पीछे टैंग वुलन, शिएक्शी और गु युए चल रहे थे। क्लास 5 के बाकी छात्रों के चेहरों पर उत्साह साफ देखा जा सकता था। पिछली लड़ाई के नतीजों के बाद अचानक ही टैंग वुलन की तिकड़ी पर उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। ये यंगरोंग मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। नमस्ते टीचर वू, उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए अभिवादन किया। ये यंगरोंग सचमुच एक सुंदरी थीं। उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर से भी अधिक थी, शरीर आकर्षक और आंखें तेज और जीवंत। उनकी हल्की हरी लंबी और दुर्लभ दिखने वाली बालों की पोनीटेल, गोरी त्वचा, अंडाकार चेहरा और छोटी सी चेरी जैसी मुस्कान। अगर कोई कह दे कि वे किसी उन्नत अकेडमी की छात्रा है तो लोग यकीन भी कर लें। उन्होंने मात्र 30 वर्ष की उम्र में ईस्ट सी एकेडमी में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया था और तब से वे 4 रिंग सोल एंसेस्टर थीं। वू झांगखांग के लिए उनकी उम्र में ये उपलब्धि काबिले तारीफ थी। वू झांगखांग ने बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं क्लास 3 की प्रभारी शिक्षक ये यंगरोंग हूँ। उन्होंने अपना नाम विशेष रूप से जोर देकर कहा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये बर्फ से ठंडे घमंडी प्रिंस चार्मिंग शायद ही उनका नाम जानते होंगे। पूरी एकेडमी में कितनी ही लड़कियां थीं जिनके नाम वे शायद ही याद रखते हों। वू झांगखांग ने बस इतना ही बोला और फिर उनकी नजर वापस मंच की ओर चली गई। एक और खड़े शिएक्शी की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। शिएक्शी को वू झांगखांग की इस जनजात शीतल सी अहंकार भरी शख्सियत से सबसे ज्यादा जलन होती थी। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उनका स्वभाव ही ऐसा था। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वू झांगखांग कैसी शख्सियत वो नहीं बन सकता था। ये यंगरोंग को इस उपेक्षित से उत्तर से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उन्होंने क्लास 3 की ओर मुड़कर इशारा किया। क्लास 3 के छात्र जल्दी से भाग कर आए और उनके सामने सीधी लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, दोस्ती पहले, मुकाबला बाद में। गुतियान री, गुतियान युए, गुतियान मिंग, समझ गए? जी टीचर। ये, उन्होंने तीनों ने एक साथ ऐसी आवाज में जवाब दिया मानो एक ही व्यक्ति बोल रहा हो। वू झांगखांग की नजर उन पर पड़ी। एक जैसे दिखने वाले इन तीनों भाइयों को देखकर वो स्पष्ट रूप से थोड़ी रुचि लेने लगे। उसी समय टीचिंग डायरेक्टर लॉन्ग हेंगशु मंच पर पहुंच गए। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट की दूसरी लड़ाई शुरू की जाए। पहली कक्षा की क्लास 5। क्या पहले की तरह वही 3 लोग भाग ले रहे हैं? वू झांगखांग ने सिर हिलाया। टैंग वुलन, शिएक्शी और गो युए साथ-साथ मंच पर चढ़े और केंद्र की ओर बढ़े। ये यंगरोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग भी जाओ।
एक जैसे दिखने वाले तीनों भाई मंच पर चढ़ गए। उनकी काया दुबली पतली थी और आंखें बेहद तेज। एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के कारण उनके कदम और हरकतें पूरी तरह एक समान थीं। वो झांगखांग ने अपने शिष्यों को कोई निर्देश नहीं दिए। भविष्य में उन्हें अनेक प्रकार के प्रतिद्वंदियों से सामना करना होगा और ये टूर्नामेंट इसी प्रशिक्षण के लिए था। अगर उन्हें हर बात बतानी पड़े तो वे कैसे विकसित हो पाएंगे? टैंग वुलन की तिकड़ी फिर से त्रिकोणीय गठन में खड़ी हुई, जिसमें वे आगे की ढाल की तरह खड़ा था, पहाड़ जैसा अडिग। गू भाइयों की तिकड़ी सीधी लाइन में खड़ी थी, बीच में गू तियानरी, बाईं ओर गू तियान युए और दाईं ओर गू तियान मिन। क्या सब लोग तैयार हैं? लोंग हेंगशु ने औपचारिक रूप से पूछा। दोनों ओर से स्वीकृति मिलने पर उन्होंने हाथ हिलाकर मुकाबले की शुरुआत कर दी। गू भाइयों ने एक साथ अपने वर्ल्ड मार्शल सोल को मुक्त किया। टैंग वोलिन, शिएक्शी और गू युए उनकी मार्शल सोल को देखकर दंग रह गए। तीनों का मार्शल सोल एक जैसा था, जो हैरानी की बात नहीं थी। आखिर वे ट्रिपलेट्स थे, लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी कि तीनों की पीठ पर एक साथ पंख उग आए और वो दृश्य बेहद शक्तिशाली लगा। उन तीनों ने अपने पंख फहराए और प्रत्येक के नीचे एक सफेद सोल रिंग चमका। तीनों एक साथ हवा में उठे और तेजी से ऊपर चढ़ते चले गए। ये दृश्य देखकर लोंग हेंगशु भी स्तब्ध रह गए। उड़ने वाला मार्शल सोल, ये बेहद दुर्लभ था। और फिर ट्रिपलेट्स, चाहे उनकी सोल पावर कम हो या स्पिरिट सोल कमजोर, उन्हें तो खास क्लास में होना चाहिए था। लगता है प्रवेश के समय कोई गलती हो गई थी। वास्तव में ऐसा भी हुआ था। तीनों भाइयों ने एक साथ आवेदन नहीं भरा था। गू तियानरी ने पहले भर दिया था, क्योंकि उस समय गू तियानमिंग को पेट में दर्द था और गू तियान युए किसी और काम में उलझा हुआ था। छात्रों की भीड़ और शिक्षकों की व्यस्तता के कारण उन्हें ये बात ध्यान ही नहीं रही कि वे ट्रिपलेट्स हैं। इसके अलावा इन भाइयों को वही समस्या थी जो टैंग वुलिन को थी। उनका आर्थिक स्तर बहुत साधारण था। उनके माता पिता 3 स्पिरिट सोल एक साथ कहाँ से खरीदते? इसलिए देर होती गई और उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ कर अंतिम दिन सस्ते 10 साल वाले स्पिरिट सोल्स खरीद लिए। उनकी सोल पावर बस रैंक 11 थी। मार्शल सोल मजबूत होते हुए भी सोल रिंग बेहद कमजोर था। इसी वजह से उन्हें क्लास 3 में रखा गया। गू भाइयों का मार्शल सोल स्काई स्क्रैपिंग बैटल ईगल था, एक तेज तर्रार पक्षी जैसा सोल। ये ईगल अपनी गति से प्रतिद्वंदी को दबा देता था। ये तीनों भाइयों के एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होने का साफ इंगित था। उनका पहला स्पिरिट सोल गस्ट फैल्कन था, बेहद तेज लेकिन अटैक कमजोर, हथेली जितना छोटा। जब उन्होंने मार्शल सोल मुक्त किया तो उनकी पीठ पर धूसर पंख उभरे और वे हवा में उड़ गए। वे उड़ सकते हैं, अब हम क्या करेंगे? शिएक्शे ने टैंग वुलिन की ओर देखकर कहा। टैंग वुलिन मुस्कुराया। उन्हें नीचे गिराएंगे। गू युए, हवा का सहारा देना, उसने कहा और उसके हाथ में नीली रोशनी चमकी। ब्लू सिल्वर ग्रास निकलकर शिएक्शे की कमर लपेट ली। शिएक्शे चिल्लाया, मैं ऊंचाई से डरता हूँ, क्या कर रहे हो? टैंग वुलिन ने असंतोष से कहा, मैं दर्द से डरता हूँ, लेकिन तुमने कल मुझे फिर भी चाकू मारा था ना? उसे बिना जवाब देने का मौका दिए उसने शिएक्शे को खींचकर अपने पास लाया और उसकी कमर पकड़ ली। एक हरी चमक शिएक्शे पर उतरी, जिससे उसका वजन हल्का हो गया। अगले ही क्षण वे बादलों की तरह ऊंचा उछाला। मंच के नीचे ये यिंगरॉन्ग ने टैंग वुलिन को शिएक्शे को पकड़कर घुमाते देखा और फिर उसे उछालकर हवा में भेज दिया, सीधा तीनों भाइयों की ओर। शिएक्शे के शरीर पर हरी रोशनी चमकते हुए उसे रॉकेट की तरह गू तियानगे की ओर ले गई। इतना ऊंचा कैसे फेंक दिया? ये यिंगरॉन्ग एक पल के लिए घबरा गई, फिर शांत हो गई। गू भाइयों के पास उड़ने वाला मार्शल सोल था। वे उन्हें हवाई लड़ाई और टीम वर्क में खास प्रशिक्षण दे चुकी थीं। अगर प्रतिद्वंदी हवा में सिर्फ एक को भेज दे तो ये तो तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करने का मौका देना जैसा था। मैं भी ऊपर जा रही हूँ, गू युए ने फुसफुसाकर टांग वुलिन को बताया। टांग वुलिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन गू युए पहले ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। टांग वुलिन ने दोनों हाथों से गू युए की कमर थामी, उसे उठाया और घुमाते हुए उछाल दिया। शिए की तुलना में गू युए बहुत हल्की थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि लगता था वो उसे एक ही हाथ से उठाकर बिना उसके वायु तत्व की सहायता के भी फेंक सकता है। गू युए शिए के पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई ऊपर उठ गई। आकाश में गू तियानरी ने शांत भाव से एक हाथ का संकेत दिया। सामने से तेजी से आते शिए से वो सीधा मुकाबला करने से बच गया। अपने पंख फड़फड़ाकर उसने झटके से अपनी आगे बढ़ने की गति रोक दी और हवा में स्थिर हो गया। उनका सबसे बड़ा फायदा उड़ने की क्षमता थी। वे आसमान में बिल्कुल बेखौफ थे। हमला करने का सबसे अच्छा अवसर वही होता जब शिए नीचे गिरने लगता। ये यिंगरॉन्ग ने बगल में खड़े वू झांगकोंग की तरफ नजर डाली। उसके सामने का दृश्य तो मानो कक्षा 5 के छात्रों का एक मूर्खतापूर्ण हमला था। वे उड़ नहीं सकते थे, फिर भी हवा में जा पहुंचे, जिससे उन्होंने जमीन पर जो फादा था उसे खुद ही मिटा दिया। जल्द ही तीनों गू भाई आसमान में उन्हें घेर कर सही मौके पर वार कर पाएंगे।
उसने कल की लड़ाई देखी थी। कक्षा 5 की टीम में टांग वुलिन का मार्शल सोल केवल ब्लू सिल्वर ग्रास था। उसकी ताकत काफी थी, लेकिन बस इतनी ही। गु युए तो धरती तत्व को नियंत्रित करती हुई दिखी थी, तो फिर वो हवा में क्यों थी? जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता था वो केवल शिए शिए था, एक फुर्तीले युद्ध आत्मा मास्टर के रूप में। लेकिन वो भी उड़ नहीं सकता था। उड़ने वाले सोल मास्टर से लड़ने का स्वाभाविक तरीका यही था कि जमीन पर ही रहा जाए और सही मौके का इंतजार किया जाए, क्योंकि एक सोल मास्टर जब अपना मार्शल सोल विमोचित करता है, उसकी सोल पावर लगातार खर्च होती है। उड़ने वाले सोल मास्टर की सोल पावर तो सामान्य सोल मास्टर से कहीं तेज घटती है। पर्याप्त धैर्य से कक्षा 5 को जीतने का मौका मिल सकता था, लेकिन उन्होंने आवेश में आकर हवा में छलांग लगा दी, जिससे गु भाइयों को पूरी तरह उन्हें घेरने का अवसर मिल गया, मानो उनकी जीत तय हो चुकी थी। लेकिन ये यिंगरोंग की नज़र में वू झांगकोंग हमेशा की तरह शांत था। उसकी बदली ना जाने वाली अभिव्यक्ति से समझना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। क्या उसे मैच के परिणाम की कोई चिंता नहीं? गु तियानरी पीछे हटता गया जैसे जैसे शिए शिए हवा में ऊपर बढ़ रहा था। वो लगातार ऊंचाई बनाता गया और ऐसा लगा कि टांग वुलिन की फेंकने वाली ताकत अब कमजोर पड़ने लगी है। शिए शिए नीचे गिरने वाला था। तभी एक नीली रोशनी शिए शिए के पैरों के नीचे चमकी। उसने अपने शरीर को मोड़ा, पैरों से नीली रोशनी पर हल्का सा दबाव डाला और उछलकर गु तियानरी की ओर तीर की तरह दौड़ पड़ा। ये बदलाव इतना अचानक था कि सही अवसर ढूंढने में जुटा गु तियानरी चौंक गया और एक पल के लिए जड़ हो गया। लड़ाई हमेशा बदलती रहती है। कोई भी प्रतिद्वंदी यदि एक पल भी ढीला पड़ा तो पूरा मैच हार सकता है। गु तियानयू और गु तियानमिंग दोनों किनारों पर तैनात थे। उन्होंने अपने बड़े भाई को संभलते ना देख उसकी सहायता के लिए पंख फड़फड़ाते हुए अपनी पहली सोल स्किल सक्रिय की। उनकी पहली सोल स्किल कोई बड़ी आक्रामक क्षमता नहीं देती थी, बस उनकी गति बढ़ाती थी। गु युए अभी हवा के बीच में थी। कुछ क्षण पहले शिए शिए की दिशा बदलने वाली बर्फ की गेंद उसी ने बनाई थी। अब उसने गु तियानयू और गु तियानमिंग को अपने भाई की मदद करते देखा तो होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने दोनों हाथ उठाए और उन पर बर्फीले खंजर फेंक दिए। गु तियानयू और गु तियानमिंग हवा में अच्छी महारत रखते थे। उन्होंने बर्फ के खंजर देखते ही बचने की कोशिश की, लेकिन गु युए के हाथों में लगातार नई बर्फ की किरणें बनती रहीं, जिससे दोनों भाई अपने बड़े भाई की सहायता करने की कोई गुंजाइश नहीं पा सके। शिए शिए बहुत तेज था। हवा में उड़ते हुए उसने अपना लाइट ड्रैगन डैगर छोड़ा। उससे एक सुनहरी किरण निकली। गु तियानरी बचने के लिए नीचे जाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता इस लाइट ड्रैगन ब्लेड ने रोक दिया। इस क्षण में शिए शिए उसके ठीक सामने पहुंच गया। गु तियानरी बेतहाशा पैर से उसे मारकर दूर करना चाहता था। शिए शिए ने चाकू को बगल रखते हुए अपने बाएं हाथ से गु तियानरी का पैर पकड़ लिया और एक मृग तृष्णा जैसी हलचल में उसने छलांग लगाई और अपने लाइट ड्रैगन डैगर की सपाट धार से गु तियानरी के सिर पर हल्का प्रहार किया। फिर उसके कंधे पर पैर रखकर आगे उछल गया, मानो कोई विशाल पक्षी हवा में उड़ रहा हो, और गु तियानयू की ओर बढ़ गया। गु तियानरी बाहर। नीचे जमीन से पूरे मैदान को साफ देख पा रहे लोंग हेंगशू ने घोषणा की। अभी शिए शिए हत्या करना चाहता तो गु तियानरी की गर्दन कट जाती। गु तियानरी असंतुष्ट था, लेकिन तभी उसने अविश्वसनीय दृश्य देखा। शिए शिए के सामने नीली रोशनी के 3 बिंदु प्रकट हुए। उन मार्गों का उपयोग करते हुए शिए शिए ने हवा में 3 बार पलटी खाई और सीधे गु तियानयू के पास पहुंच गया। इसी समय गु युए धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके शरीर पर हरी रोशनी थी, जो उसे स्वाभाविक रूप से जितनी तेजी से गिरना चाहिए था उससे बहुत धीमा गिरने दे रही थी। मैच शुरू हुए अभी कुछ ही सांसों का समय बीता था, लेकिन अब तक की प्रगति ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। गु युए और शिए शिए के बीच का शानदार तालमेल इस तरह दिख रहा था जैसे हवा में लड़ना उनके लिए जमीन पर लड़ना जितना ही आसान हो। गु भाई नज़दीकी लड़ाई में शिए शिए का मुकाबला कतई नहीं कर सकते थे। मैदान के दूसरी ओर मौजूद गु तियानमिंग बस हताश होकर दांत भींच सकता था। अचानक पीछे मुड़कर उसने पंख फड़फड़ाए और नीचे उतरती गु युए की ओर झपटा। वो कम से कम किसी एक को तो हरा देना चाहता था, फिर उड़कर ऊपर जाकर खुद पर होने वाले हमलों से बच सकता था। गु युए ने नीचे आते आते 3 बर्फ की गोलियां बनाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। उसने गु तियानमिंग की ओर देखा भी नहीं। उसकी कमर पर नीली रोशनी चमकी। जैसे ही गु तियानमिंग उसके करीब पहुंचा, वो एक पल में बगल की ओर खिसक गई। उसी समय नीचे से एक आकृति उभरी और उसने उसे पकड़ लिया। साथ ही गु तियानमिंग को कमर से कसकर बांध लिया गया और वह हवा से नीचे खींच लिया गया।
शिए गूतियानयू के कंधे पर पैर रखकर जमीन पर उतरा। उसका लाइट ड्रैगन डैगर गूतियानयू के सिर पर लगा हुआ था। वो हिल भी नहीं सका। गूतियानमिंग को टांग बुलिन के ब्लू सिल्वर ग्रास ने घेर कर नीचे पटक दिया। वो जमीन पर पूरी तरह बिखर गया। पूरी तरह पराजय। रीमैच की बात भी नहीं रह गई। प्रथम कक्षा की कक्षा 5 विजेता। लॉन्ग हेंगशू के स्वर में हैरानी स्पष्ट थी। अगर कल की जीत व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित थी तो आज की जीत टीमवर्क का श्रेष्ठ उदाहरण थी। गू भाइयों ने प्रतिद्वंदियों को कम करके आंका और अपनी तिकड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। इसके विपरीत टान बुलिन की टीम ने एक के बाद एक चौंकाने वाले कौशल दिखाकर जीत हासिल की। सबसे हैरानी करने वाली बात थी गुयुए की बर्फ तत्व की ताकत। क्या उसने पिछली लड़ाई में धरती तत्व का उपयोग नहीं किया था? क्या ये द्विमार्शल सोल था? ये तो चमत्कारों में भी चमत्कार है, विशेष रूप से तत्व नियंत्रक सोल मास्टर्स के मामले में। लॉन्ग हेंगशू को गहरा पछतावा हुआ। वू झांगकोंग ने उसे धोखे में रखकर ऐसी प्रतिभा को कक्षा 5 में भेज दिया। अब इस प्रमोशन टूर्नामेंट की वजह से उसे बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कक्षा 1 इस बार जीत भी पाएगी कि नहीं। ये यिंगरोंग भी स्तब्ध थी। वो कई महीनों से गू भाइयों को प्रशिक्षित कर रही थी और उसके अनुसार हवा में उनका तालमेल लगभग पूर्ण था। आक्रमण शक्ति थोड़ी कम थी, लेकिन गति, कौशल और उड़ान में निपुणता उन्हें बढ़त दिलाती थी। लेकिन आज की अप्रत्याशित घटनाओं ने सब बदल दिया। जीत निश्चित होने की स्थिति में भी उनके विरोधियों ने इतना शानदार तालमेल दिखाया कि वो संभल नहीं पाए। गुयुए की समय पर फेंकी गई बर्फ की गेंदों ने कई मौके बनाए। शिए ने बिना उड़ान क्षमता के भी अपने फुर्तीले युद्ध आत्मा मास्टर कौशल का सर्वोत्तम उपयोग किया। हवा में कई परिवर्तन, 3 बर्फ की गेंदों से उछाल लेना, उसका शरीर नियंत्रण चरम पर था। ये यंगरोंग ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो शिक्षक वू, अब आप कक्षा 3 में होंगी। वो झांगकोंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, क्षमा करें। इतना कहकर उसने स्टेज से उतरते तीनों छात्रों की ओर एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे छात्रावास की ओर चल पड़ा। शिक्षक वो हमारे प्रदर्शन से खुश हैं या नहीं? शिए ने टांग बुलिन से शंका भरे स्वर में पूछा। टांग बुलिन ने कंधे उचकाए, मुझे क्या पता, मेरा मानना है कि हमें लड़ाई का सारांश जरूर बताना होगा। गुयुए ने सिर हिलाया, हमें पहले हमला नहीं करना चाहिए था, हमें मौके का इंतजार करना चाहिए था। अगर हम जमीन पर रहते और दक्षा करते तो उन्हें हमारे पास आना पड़ता। जैसे ही वो नीचे आते हम हमला कर सकते थे। इस मैच में वो नीचे आते तो हमारे पास मौका था, लेकिन अगर वो उड़कर भागने का फैसला करते तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। हमें अगली बार इतना जल्दबाज नहीं होना चाहिए।